जो होने वाला है वह अवश्य होता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है वह कभी दुखी नहीं होता। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास है। क्रिया का टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। क्रिया, कर्म, कारक, कर्ता। क्रिया में विकार 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वाच्य, फिर होता है काल, उसके बाद है प्रयोग, और उसके बाद है अर्थ। 4 प्रकार के विकार होते हैं। जैसे संज्ञा में 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। इसी तरह क्रिया में 4 विकार होते हैं, वाच्य, काल, प्रयोग और अर्थ। सबसे पहले वाच्य। देखो, वाच्य जैसे इंग्लिश में वॉइस होती है, बोलने के ढंग को वाच्य कहते हैं। यदि वक्ता का कथ्य बिंदु कर्ता पर है कर्तृवाच्य, कर्म पर है कर्मवाच्य, और क्रिया पर है या भाव पर है भाववाच्य। जब वक्ता का कथ्य बिंदु कर्ता, कर्म या भाव पर हो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य होता है, उसके बाद कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। इसमें छोटी सी बात इस तरह याद रखो कि जब क्रिया का जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, जब क्रिया का सीधा संबंध, जब क्रिया का सीधा जो संबंध होता है, यदि कर्ता पर होता है तो कर्तृवाच्य होता है, यदि यह सीधा संबंध कर्म पर होता है तो कर्मवाच्य होता है, और यदि भाव पर होता है तो भाववाच्य होता है। जैसे मैं कहूं कि राम ने पत्र लिखा, जैसे मैं कहूं राम ने पत्र लिखा, अब ये जो पत्र लिखा, इस क्रिया का संबंध सीधा राम से है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। मैं कहूं कि राम से पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। अब ये जो क्रिया का संबंध है ये पत्र से है, कर्म से है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। अब मैं कहूं कि राम से बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। अब इसमें जो क्रिया का संबंध है वो भाव से है, सीधा संबंध भाव से, तो ये भाववाच्य हो गया। भाववाच्य में एक खास बात ये याद रखनी है कि इसमें असमर्थता का भाव होता है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। उससे हंसा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो ये असमर्थता का भाव भाववाच्य में होता है। एक कर्म जो कर्मवाच्य है, इसका प्रयोग विशिष्ट स्थिति में होता है। जैसे इसका प्रयोग एक तो जब कर्ता अज्ञात होता है, कर्ता अज्ञात है तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे मैं कहूं कि परीक्षा परिणाम कल जारी होगा, तो इसमें कर्ता नहीं है, परीक्षा परिणाम कल जारी होगा, ये कर्मवाच्य हो गया। जैसे जितने भी कानूनी और सरकारी व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, तो इस तरह के वाक्य कर्मवाच्य में होते हैं। जैसे मैं कहूं कि कल देखा जाएगा, या फिर जिसमें मोटी बात यह है कि कर्म पर जोर दिया जाता है। क्रिया का सीधा संबंध जब कर्म पर होता है वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे संभावना के लिए भी कर्मवाच्य होता है। जब प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, यदि उत्पादन बढ़ेगा तो आपका बोनस बढ़ाया जाएगा, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कर्मवाच्य होते हैं। अब मोटी बात यह है कि एक तो कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या फर्क होता है? कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग। यहां कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। से का प्रयोग कर्मवाच्य में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें से का प्रयोग होता है भाववाच्य में। अब जब कर्ता के साथ से आता है या के द्वारा आता है,
यदि इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है, तो कर्मवाच्य होता है। और से के बाद डायरेक्ट क्रिया आती है, वर्ब आती है, तो यहां भाव होता है। क्रिया आती है, से के बाद क्रिया आती है, कर्म नहीं आता है, तो ये भाववाच्य होता है। जैसे मैं कहूं कि राम के द्वारा खाना खाया गया। अब जैसे ये जो खाना है ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो के द्वारा के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ये कर्मवाच्य होता है। और राम से, मैं कहूंगी राम से हंसा गया, जैसे ये आ गया वाक्य। अब से हंसना ये वर्ब है, से के बाद डायरेक्ट वर्ब क्रिया आई है, तो दैट इज भाववाच्य होता है। अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं। कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं? देखो, जैसे मैं कहूंगी राम ने मोहन को पढ़ाया, ये क्या हो गया? ये कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि यहां गौण कर्म है। मोहन को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि गौण कर्म जहां होता है, केवल गौण कर्म होता है, इसमें मुख्य कर्म नहीं है, ये कर्तृवाच्य होता है। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? सबसे पहला नियम है कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट है, कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग करो। पहला काम तो यही है। दूसरा काम यह है कि जो निर्जीव सजीव शब्द के साथ जो विभक्ति है, कर्म के साथ जो विभक्ति है, इस विभक्ति को हमेशा हटाया जाता है। जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जाता है तो इस विभक्ति को हटाएंगे। और जो क्रिया दे रखी है, इसको सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाएंगे। अब मैं इसको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले राम के साथ लगाओ के द्वारा, राम के द्वारा। अब मोहन को, इसमें विभक्ति को हटाएंगे, राम के द्वारा मोहन, और क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाएंगे। राम के द्वारा मोहन पढ़ाया गया, दैट इज पैसिव वॉइस, ये कर्मवाच्य हो गया। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब भी बनाना है, सबसे पहले कर्ता के साथ के द्वारा लगाओ। जो गौण कर्म है, जो सजीव शब्द है, उसके साथ जो भी प्रसर्ग दिया गया है, विभक्ति दी गई है, उसको हटाओ और फिर क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाओ। उसके बाद आता है काल। शब्द के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वर्तमान समय का बोध होता है, वर्तमान काल होता है। बीते हुए समय का बोध होता है, भूतकाल होता है। और आने वाले समय का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। उपभेद कह सकते हो, भेद के जब भेद होते हैं तो वो उपभेद होते हैं। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान, उसके बाद संदिग्ध वर्तमान। ये 3 उपभेद होते हैं, 1, 2 और 3। एक सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। इसके हो गए सामान्य, उसके बाद अपूर्ण, उसके बाद संदिग्ध, और उसके बाद पूर्ण भूतकाल, उसके बाद आसन्न भूतकाल, और 1, 2, 3, 4, 5, और एक हो गया हेतु हेतुमद। हेतु हेतुमद कह सकते हो, या फिर इसको संकेत भूत कह सकते हो। 6 उपभेद हो गए। भविष्य काल के तो सामान्य हो गया, और एक संभाव्य हो गया, क्योंकि भविष्य काल में संभावना होती है। भूतकाल में पूर्ण भूतकाल इसलिए है क्योंकि भूतकाल में क्रिया संपन्न हो चुकी होती है। अब
वर्तमान जो समय अभी चल रहा जारी है उसमें एक तो सामान्य हो सकता है, वह जाता है, सोता है, खाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली बात है, ता है, ती है, ते है, तो वो सामान्य वर्तमान होता है। अब अपूर्ण वर्तमान और एक तो अपूर्ण वर्तमान हो गया और एक अपूर्ण भूत हो गया। अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूत में क्या फर्क है? देखो, अपूर्ण यानी कि वर्तमान की क्रिया पूर्ण नहीं है, जारी है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अपूर्ण भूतकाल समय बीता हुआ है लेकिन वो क्रिया अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, वो कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, रहा है, रही है, रही है, यानी कि क्रिया जारी है, वर्तमान में है। ठीक है, मैं कहूं कि राम स्कूल जा रहा है। अब इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, राम स्कूल जा रहा है, चूंकि बात वर्तमान की है और जा रहा है ये जारी है, क्रिया भी पूर्ण नहीं है। तो रहा है, रही, ये पहचान याद रखनी है। अपूर्ण वर्तमान होता है जब क्रिया कंटिन्यूस में है, जारी है, रहा है, रही है, रहे हैं। और मैं कहूं कि रहा था, रही थी, रहे थे। अब मैं कहूं कि राम स्कूल जा रहा था। अब चूंकि भूतकाल की बात है लेकिन जा रहा था, वो वर्ब जो क्रिया है वो जारी है, पूर्ण नहीं हुई है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ध्यान रखोगे अपूर्ण वर्तमान, और पास्ट कंटिन्यूस ध्यान रखोगे अपूर्ण भूत। वर्तमान की क्रिया और जारी है, कंटिन्यूस में है, तो वो अपूर्ण वर्तमान होता है क्योंकि क्रिया पूर्ण नहीं है। और पास्ट की बात है लेकिन क्रिया जारी है, कर रहा है, कार्य पूर्ण नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल हो गया। अब बात आई संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। अब इनमें क्या याद रखोगे कि संदेह है लेकिन कार्य वर्तमान का है, संदेह है लेकिन कार्य वर्तमान का है, संदेह है लेकिन समय बीत चुका है, यानी कि पास्ट। अब मैं कहूं कि जिस वाक्य में ता होगा, ये पहचान याद रखनी है, ती होगी या ते होंगे, ये संदिग्ध वर्तमान हो गया। और आ होगा, ई होगी और ए होंगे, ये संदिग्ध भूत हो गया। अब मैं कहूं कि माली फूल तोड़ता होगा, तो ये बात वर्तमान की है लेकिन संदेह है, यहां संशय है, वास्तविकता का निश्चय नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हो कि संदेह है। जैसे मैं कहूं कि राम खाना खाता होगा, विद्यार्थी स्कूल जाते होंगे, बात वर्तमान की है चूंकि संदेह में है, गए नहीं, गए या नहीं गए नहीं पता, लेकिन जाते होंगे, अभी हो सकता पहुंच गए हो या रास्ते में हो। उसी तरह माली ने फूल तोड़ लिए होंगे, लिए होंगे यानी कि बात पास्ट की है, और लिए होंगे तो ये संदेह में है, बात पास्ट की, भूतकाल की है। जैसे मैं कहूं कि राम ने खाना खा लिया होगा। अब लिया होगा भूतकाल की बात है, खा लिया होगा ये संदेह है, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। और खाना खा, राम खाना खाता होगा, तो ये बात वर्तमान की है लेकिन संदेह में। अपूर्ण में वह गया, कल दिल्ली गया, ये पूर्ण क्रिया हो गई, पास्ट इंडेफिनिट। राम कल दिल्ली गया, ठीक है, राम वेंट टू दिल्ली, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आसन, आसन जो भूत है, तो जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, तुरंत प्रभाव से अभी संपन्न हुई है, वहां आसन, आसन होता है निकट भविष्य में, बिल्कुल अभी, जस्ट। आसन भूत होता है जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो वो दूध पीना है वो अभी हुआ है, दूध पीकर सो गया। राम अभी सोया है, राम ने अभी खाना खाया है,
तो कहने का मतलब यह है कि जो क्रिया अभी संपन्न हुई है वहां आश्रम भूत होता है। और हेतु हेतुमत भूत या संकेत भूत, ये ध्यान रखना है कि संकेत भूत या हेतु हेतुमत भूत होता है जब एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है, वहां संकेत भूत होता है या हेतु हेतुमत भूत होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो धरती सोना उगलती, यदि आप परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो इस तरह की क्रियाएं हेतु हेतुमत भूत में होती है। जब दो क्रियाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो वहां संकेत भूत या हेतु हेतुमत भूत होता है। सामान्य भविष्य गागी की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। राम दिल्ली जाएगा, ठीक है, गागी की का प्रयोग जहां होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। राम दिल्ली जाएगा, स्कूल जाएगा, खेलने जाएगा, ठीक है। तो गागेगी सामान्य भविष्य। और संभाव्य भविष्य में ओनली एक ही पहचान याद रखनी है कि जहां शायद का प्रयोग होता है वहां संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। शायद आज वर्षा होगी, क्योंकि गागेगी का ही प्रयोग होता है भविष्य में हमेशा। लेकिन शायद आज वर्षा होगी, शायद आज परीक्षा परिणाम घोषित होगा, शायद आज मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, इस तरह के गागेगी का प्रयोग होता है। लेकिन वहां परहैप्स शायद का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है क्रिया में अर्थ। क्रियार्थ बोलते हैं इसको, क्रियार्थ। क्रियार्थ क्रिया का चौथा विकार है अर्थ। क्रियार्थ, क्रिया जमा अर्थ, ये हो गई दीर्घ संधि। क्रिया जमा अर्थ, आ और ए मिलकर आ हो गया, ये हो गई दीर्घ संधि। क्रियार्थ के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 आज्ञा विधि अर्थ। आज्ञा विधि अर्थ, विधि अर्थ, विधि जमा अर्थ, ये यण संधि हो गई। ई और ए मिलकर यह हो गया। यण संधि में होता है ई और ए मिलकर के यह होता है, ये यण संधि हो गई। आज्ञा विधि अर्थ, उसके बाद संभावना अर्थ, फिर हो गया संदेहार्थ, फिर उसके बाद हो गया निश्चयार्थ, आज्ञा विधि अर्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, निश्चयार्थ और 5वां क्या बच गया? संकेतार्थ। देखो सबसे पहले आज्ञा विधि अर्थ में क्रिया के जिस रूप से आज्ञा का बोध हो, जैसे मैं कहूं कि 1 गिलास पानी लाओ, इस तरह की आज्ञा दी जाए। संभावनार्थ में शायद का प्रयोग होता है, क्रिया के जिस रूप से संभावना का बोध होता है, शायद आज वर्षा होगी। संदेहार्थ में संदेह का बोध होता है, जैसे वह स्कूल गया होगा, इस तरह के संदेह का बोध होगा, ठीक है। निश्चार्थ में जहां निश्चार्थ का बोध होगा, एक विशेषकर जो निश्चार्थ होता है उसमें नहीं का प्रयोग होता है। नहीं का प्रयोग केवल निश्चार्थ में होता है, वह स्कूल नहीं गया, ये बात निश्चित, जब नहीं का प्रयोग होता है वहां निश्चित हो जाता है, वो वाक्य निश्चित हो जाता है। निश्चार्थ या निश्चित जो भी बातें हैं, वह स्कूल गया है या वह स्कूल नहीं गया है, 2 और 2 4 होते हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं वो निश्चार्थ में होते हैं। उसके बाद संकेतार्थ में 2 क्रियाएं होती हैं, 2 क्रियाएं होती हैं और वे एक दूसरी पर निर्भर होती हैं, एक दूसरी पर निर्भर होती हैं। जैसे यदि आप परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता, तो इस तरह की क्रियाएं एक दूसरे पर रिलेटेड होती है, वो संकेतार्थ होते हैं।
आज्ञा विध्यर्थ में आज्ञा का बोध होता है, संभावनार्थ में संभावना होती है, संदेहार्थ में संदेह होता है, निश्चयार्थ में कोई चीज निश्चित होती है, या फिर नहीं का प्रयोग केवल निश्चयार्थ में होता है, और संकेतार्थ होता है जब दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती है। उसके बाद होता है प्रयोग। प्रयोग को एक तो अन्विति कहते हैं, अनुजमा इति गुण संधि हो गई, सॉरी अनुजमा इति ये यण संधि हो गई, उ और ए मिलकर वह हो जाता है यण संधि में। अनुजमा इति उ और ई मिलकर वी हो गया, और उ और ए मिलकर हमेशा वह होता है, तो ये हो गई यण संधि। प्रयोग अन्विति ये कहता है कि जब क्रिया जो होती है, क्रिया है जो क्रिया लिंग पुरुष और उसका जो कर्ता होता है, लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है, लिंग पुरुष और वचन जब कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो तो कर्तरी प्रयोग होता है, और यदि जब क्रिया है कर्म के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है तो कर्मणि प्रयोग होता है, और जब क्रिया के जो लिंग पुरुष और वचन यदि भाव के अनुसार होते हैं तो वहां भावी प्रयोग होता है। प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं, कर्तरी प्रयोग होता है, कर्मणि प्रयोग होता है और भावी प्रयोग होता है। यदि क्रिया के लिंग, जब क्रिया के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है कर्तरी प्रयोग, कर्म के अनुसार होता है कर्मणि प्रयोग, और भाव के अनुसार होता है तो भावी प्रयोग। और जब क्रिया के जो भावी प्रयोग है, जो भावी प्रयोग है क्रिया के लिंग वचन और पुरुष न तो कर्ता के अनुसार हो, न कर्म के अनुसार हो, बल्कि एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन वहां भावी प्रयोग होता है, वहां भावी प्रयोग होता है। जैसे राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, एक तो हो गया कर्तरी प्रयोग, एक हो गया कर्मणि प्रयोग और एक हो गया भावी प्रयोग। जैसे राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, ये हो गया कर्तरी, क्योंकि यहाँ जो क्रिया है, जो क्रिया का लिंग है, वचन है और पुरुष है, वह कर्ता के अनुसार है, राहुल के अनुसार है। जो क्रिया है पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, यह है, इसका जो लिंग है, इसका वचन है, इसका जो पुरुष है वो कर्ता के अनुसार है। ये नहीं कह सकते राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, पढ़ता है, तो ये राहुल के अनुसार हो गया। जैसे मैं कहूँ कि
राम को पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो गया पढ़नी पड़ेगी, ये कर्म के अनुसार हो गया, ये हो गया कर्मणी प्रयोग। और मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, यहां भावी प्रयोग हो गया। ना तो ये कर्ता के अनुसार है और इसमें कर्म होता ही नहीं, भावी प्रयोग में, भाववाच्य में, भावी प्रयोग में कर्म होता ही नहीं। तो इसका जो क्रिया है, इसका जो प्रयोग है अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में, मुझसे एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, मुझसे, मुझसे पुल्लिंग हो गया, और अन्य पुरुष, तो यहां भावी प्रयोग। तो ये क्रिया में 4 प्रकार के विकार होते हैं: वाच्य, काल, प्रयोग और अर्थ।